कुछ खजाने वगैरह के चक्कर में इसको तोड़ दिया जाता है कि शायद यहाँ से कोई खजाना निकलेगा। दो चौक को देखने के बाद में इसका जो तीसरा चौक वर्तमान समय में हमें आज जैसा मालूम पड़ता है उसको भी हम देख लेते हैं। अंदर आते ही यहाँ पर एक खुला दालान दिखाई देता है, एक रास्ता बना हुआ है जिसकी मदद से हम इस के मुख्य हिस्से में पहुँच सकते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी खुला बड़ा हिस्सा दिखाई देगा और चारों दिशाओं से पिलर और आर्च के साथ में मेहराब के साथ में इसको कवर किया गया, भरा गया है। और इसी के साथ में यदि मैं आपकी नज़रें कुछ पॉइंट्स पे लेके जाऊं, जैसे कि ये वाला हिस्सा पाइपिंग सिस्टम है, ये सारे का सारा पानी बाहर जाने के लिए काम में आता है। एक बार हम साथ साथ में अंदर के कमरों को भी ओवरलुक कर लेते हैं कि आज हमें कैसे दिखते हैं। अंदर आने के बाद में बिल्कुल ठंडा हमें जो महसूस हो रहा है वो है इनकी मोटाई की वजह से। ये पूरे के पूरे जो महल है इतने ज़्यादा मोटे बनाए जाते थे, इनके अंदर इतना रबल और ईंटें भरी जाती थी कि इनमें किसी भी मौसम में आप आ जाओ आपको अच्छा लगेगा। ठंड के समय आओगे तो गर्मी लगेगी और गर्मी में आओगे तो ठंडापन महसूस होगा। ये देख सकते हैं कुछ हिस्से इसके आज बचे हैं, ये छोटा सा कमरा ही है। और तो दोस्तों ये है पूरे का पूरा। यहां से भी थोड़ा हम देख लेते हैं कितने सारे मेहराब बनाए गए हैं लगातार कतार में। ये वाला हिस्सा देखिए काफी सुंदर लगता है देखने में। ये इधर आइए अब आप, ये सीढ़ियां रहेंगी ऊपर जाने की जो आज इसके बाद टूट चुकी हैं। ये लास्ट कमरा है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं एक बार हम। देखो इसकी आर्च कितनी सुंदर बनाई गई है, फ्लावर बीच में दिया गया डिजाइन के लिए। अंदर आइए एक बार आप। देखो ऐसा लगता है कि इसको ना बाद में तोड़ा गया है। अब पता नहीं लोग इसको क्यों तोड़ देते हैं, कुछ खजाने वगैरह के चक्कर में इसको तोड़ दिया जाता है कि शायद यहाँ से कोई खजाना निकलेगा, जिसकी वजह से सारी इमारतें डैमेज हो जाती हैं ये वाली। और ये पूरे का पूरा जो कमरा है आज हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ से देख सकते हैं, आज के वक्त में तो यहाँ पे लाइटिंग नहीं आ रही, लेकिन लाइटिंग के लिए हुआ करता था, वेंटिलेशन के लिए ये हुआ करता था। यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी जो आज बिल्कुल टूट चुकी हैं। इस कमरे में आते हैं, ये देखिए पूरा हिस्सा टूट चुका है ये। और इसी के साथ में यहाँ पर आप अपनी नज़रों को लेकर जाइए। ऊपर के जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर उनका जब रहना सहना होता था तो उस समय का जो माहौल होगा वो बिल्कुल यूनिक रहा होगा। लेकिन जब आप इस कक्ष में आएंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है आपका वो टूट चुका है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ से, आइए ज़रा एक बार आप। इनको खंडित हवेलियों का समूह कहते हैं क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हवेलियाँ जो सारी टूट चुकी हैं। सामने वाला हिस्सा भी दिखेगा आपको। यदि अपनी नज़रों को आप इधर लेकर जाएंगे, इस तरफ देखिए एक कमरा ये बना हुआ है। आगे निकलते हैं यहाँ से, आ जाइए। ये देखिए टूटी हुई सीढ़ियां। इनके अंदर एक वक्त पहले या तो लकड़ी या फिर पाइपिंग सिस्टम होगा जिससे कि इनको सपोर्ट दिया जाता होगा छत को, लेकिन आज के वक्त में वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, उन्हीं कमरों से बाहर निकालता हुआ। आ जाइए। एक बार हम इसके तीसरे कोर्टयार्ड को देख लेते हैं। वहां पे हमें कुछ ऐसे घड़े के सबूत से मिले हैं जो नीचे की तरफ बनाए गए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब हम इसके उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर इस वाले कक्ष के अंदर हमें कुछ इस प्रकार के जो ये निशान दिखाई दे रहे हैं, जो ये घड़े से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको खोदा गया है और ये बिल्कुल ऐसी कतार में बने हुए हैं। ये 3 इधर बने हैं और एक इधर बना है। हमें ये सच में नहीं मालूम है कि किसके लिए बनाए गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जितनी भी आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं, हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सारी राजा के वीआईपी जो लोग हुआ करते थे, जो उच्च अधिकारी होते थे, उन सभी के लिए बनाई गई थी। और उन अधिकारियों की जो इमारतें हैं वो आज अपना अस्तित्व इस प्रकार से खोती जा रही हैं। और हैरानी की बात तो तब बनती है जब इसके इतिहास को पढ़ने पर यहाँ के हमें एग्जैक्ट नाम भी मालूम नहीं होते हैं कि इन पूरी हवेलियों के
अलग अलग कक्ष के क्या क्या नाम बने हुए हैं। आप इस तरफ से अपनी नज़रों को घुमाइए। ऐसा बताते हैं कि जो राजा रुद्र प्रताप थे उनके कुल मिलाकर 12 पुत्र थे जिनको अलग अलग जागीर सौंप दी गई थी। उनके बड़े बेटे भाग्यचंद और उसके बाद उनके छोटे भाई मधुरकर शाह, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका अदा की है इन इमारतों को एक्सटेंड करने में। यहाँ का जो ये महल है ओरछा का, इनको बनाने में पूरा सहयोग उन्होंने दिया है। और मधुकर शाह ने ओरछा की जो विरासत है वो 1592 के समय में यानी कि 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में अपने बड़े बेटे राम सिंह शाह को दे दी थी। और राम सिंह शाह जो थे वो थोड़ा भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई इंद्रजीत शाह को यहाँ बुलाया और उन्हें कहा कि भाई यहाँ का जो काम काज है, कार्यवाहक जो है वो आप बनो, अगर साइन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए साइनिंग मैं कर दूंगा। तो 1592 से लेकर 1605 तक यहाँ पे जो शासन रहा वो इंद्रजीत का रहा। और उनकी एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी भी है जिनका संबंध राय परवीन के साथ में बनता है, उसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है और इन सभी भागों को दिखाने की कोशिश भी की है। और उसके बाद में 1605 से 1627 यानी कि जहांगीर के शासनकाल के समय में ये जो पूरा हिस्सा है ये वीर सिंह जुदेव के पास में आ गया था, जिन्होंने 52 इमारतों की आधारशिला रखी थी और उन्होंने अपने सारे वीआईपी अधिकारियों को यहाँ पे बसाया था, जिनमें से कुछ अधिकारियों की इमारतें यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम आपके सामने ओरछा की सारी इमारतें, सारे इतिहास को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।